आज की जो हमारी क्लास है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही बेहतरीन पोयम टू मिल्टन। और जो नाम है टू मिल्टन इस पोयम का, ये वर्ड्सवर्थ ने बाद में से मतलब इसका टाइटल दिया। वैसे इसका नाम अगर हम देखें, ओरिजिनल टाइटल जो रहा है वो लंदन 1802 रहा है। तो लंदन 1802, 1802 का लंदन, क्योंकि लंदन सिटी से जुड़ा हुआ था वर्ड्सवर्थ। तो उसने लंदन सिटी के बारे में इस पोयम के अंदर बताया है। मतलब जब आप इस पोयम को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, लंदन की स्थिति 1802 में ऐसी हुआ करती थी जो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बताता है। और इस पोयम में लंदन की स्थिति इसका मतलब बड़ी खराब बताएगा। जैसे आप कभी भी, अब हम आज की बात करने लगे तो आज के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये समस्याएं आ रही है। तो जैसे इंसान भाई प्रॉब्लम्स बताता है कि भाई इस समय सब चीजें खराब होती जा रही है, सब बहुत भ्रष्टाचार है, वो बात नहीं रही जो कभी पहले थी। तो इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ ने ये वाली बात बताई और फिर उसके साथ जॉन मिल्टन को जोड़ दिया। मतलब वो एक तरीके से जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। ये एक छोटा सा सोनेट है, ओनली 14 लाइन्स आ रही है यहाँ, केवल 14 लाइनें, वही ऑक्टेव सेस्टेट वाला वही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मिल्टन ने। मिल्टन वाला मतलब जो मिल्टन का होता है मिल्टनिक सोनेट, वही बिल्कुल सेम। वर्ड्सवर्थ मिल्टन से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। उसने वो मिल्टन को कॉपी भी किया करता था और उसने देखो मिल्टन का जिक्र भी करा है। तो मिल्टन का जिक्र करा वर्ड्सवर्थ ने, ये सोनेट मिल्टन को समर्पित कर दिया और मिल्टन को याद कर रहा है। जब आप इस सोनेट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा, इस पोएम को पढ़ने के बाद में सबसे पहले तो एक दिखाया जाएगा कि कैसे समाज जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है। जैसे अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, अगर सपोज करो मैं एक पोइट हूं और मैं एक छोटा सा सोनेट बनाने लगूं, इंडिया के ऊपर बनाने लगूं, और इंडिया की भी जो कैपिटल है दिल्ली, मैं दिल्ली के ऊपर बनाने लगूं और मैं ये बोलूं कि देखो आजकल इंसान ऐसे हो गए हैं, अब डायरेक्टर ऐसे हो गए हैं, जो लेडीज है वो ऐसी है, जेंट्स ऐसे है, और व्यक्तियों में वो बात नहीं है जो कभी पहले हुआ करती थी। और एकदम मैं याद करूं कि काश ऐसे में महात्मा गांधी जी वापस आ जाए और वो हमें ऐसा ही करके दिखा दे जैसा वो अपने टाइम में किया करते थे, तो मैं उन्हें याद करने लगूं। ऐसे 200 साल पुराना किस्सा, जो 200 साल पहले कभी मिल्टन रहा करता था, तो मिल्टन के बारे में वर्ड्सवर्थ याद कर रहा है। कह रहा है कि ऐसे में मिल्टन जैसा कोई इंसान दोबारा आ जाए, मतलब मिल्टन दोबारा आ जाए, तो वे इस पूरी सभ्यता को, पूरे लंदन सोसाइटी को, और जहां जहां जैसे यहाँ के व्यक्ति बेकार हो चुके हैं ना, इन्हें फिर संभाल देंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसा वर्क लिखेंगे, पब्लिक को मैसेज देंगे, और वो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने मतलब एक तरीके से 1802 लंदन, लंदन 1802 इसका नाम ठीक था बिल्कुल, कि 1802 में लंदन की स्थिति क्या है वो बताई गई है। और फिर ये दूसरा नाम आता है टू मिल्टन, मतलब मिल्टन को समर्पित, और ये सोनेट मिल्टन को समर्पित कर दिया, क्योंकि बाद में फिर मिल्टन को याद करके वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि मिल्टन ऐसा था, उसकी आवाज में इतनी दहाड़ थी, वो इतना बढ़िया था, अगर मिल्टन जैसा कोई व्यक्ति या मिल्टन दोबारा आ जाए तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से जो ये जनरेशन है, जो पूरी सभ्यता है, जो यहाँ की पब्लिक है, सोसाइटी है, समाज है, पब्लिक और पोइट्स है, सबके बारे में बता रहा, सबको वो सुधार सकता है अगर मिल्टन आ जाए। ये पूरी पोएम का निचोड़ है, ये आपको समझना है। तो हम बात करेंगे टू मिल्टन की, और इस पोएम के सोनेट लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, और वही 8 लाइन का ऑक्टेव और फिर इसका सेस्टेट। इसके बाद इसे पढ़ने के बाद फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो पहले हम इसकी पोएम को कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट है, मिल्टन दो स्टूडेंट्स बी लिविंग एट, स्टार्ट कर रहा है और मिल्टन का नाम लेकर के स्टार्ट कर रहा है। तो ये पूरी पोयम जो फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी होता है ना, उसमें है। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि वो किसी को संबोधन करके, मतलब जैसे कोई निर्जीव चीज को सजीव मानते हुए। तो मिल्टन तो मर चुका है, हालांकि है तो वो इंसान, लेकिन मर तो गया ना, अब तो नहीं है जीवित। तो मिल्टन को एक सजीवता की तरह लेकर के जब बात की जा रही है, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रखा है, तो वो एक तरह से अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। स्टार्टिंग में ही देख लो आप, मिल्टन, हे मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तुम्हें इस घंटे, शुडेस्ट बी तुम्हें होना चाहिए था, लिविंग माने जीवांत, जीते हुए, मतलब तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए था, एट दिस, और इस घंटे, इस घंटे से मतलब है आज के दिन। तुम्हें आज के दिन से मतलब यही है कि वर्तमान में तुम्हें आज होना चाहिए था। तो ऐसे कह रहा है कि हे मिल्टन, काश तुम आज होते, या तुम्हें होना चाहिए था आज के दिन। आज के दिन क्यों याद कर रहा है मिल्टन को? इसलिए याद कर रहा, बताएगा नेक्स्ट लाइन में कि भाई अब जो है ना, अब वो बात नहीं रही। अब लंदन जो है, यह इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन के बारे में बात हो रही है। जैसे इंडिया की कैपिटल आपकी दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में बात करते हैं, तो एक तरीके से अगर दिल्ली खराब है तो इंडिया ही खराब है।
मतलब लंदन है तो फिर इंग्लैंड की बात हो रही है, पूरे देश में ही बोल रहा है कि लंदन की हालत ऐसी हो गई है, तो तुम्हें मिल्टन आज होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, अब इंग्लैंड को कह रहा है पूरे कंट्री को। इंग्लैंड हैथ माने रखना, नीड माने जरूरत, ऑफ दी माने तुम्हारी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है, मतलब इंग्लैंड को तुम्हारी सख्त जरूरत है। इंग्लैंड नीड्स, उसे आपकी जरूरत है, तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन ये तो मर चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1674 में, 1674, और आप लगा लो 30 साल के करीब, ये 70 और पूरी 100 साल, 130-35 साल पुरानी बात हो गई, 135-36 साल पहले। तो ये कह रहा है कि भाई आपको आज काश तुम होते यहाँ पे। अब क्यों होते उसकी बात आपको आगे पता लग जाएगी, क्यों बुलाना चाह रहा है वो मिल्टन को। फिलहाल तो 2 लाइन में यही कह रहा है कि हे मिल्टन, तुम आज काश यहाँ होते, जीवित होते, इंग्लैंड की तुम्हें, तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो इंग्लैंड को जरूरत है तुम्हारी जैसे लोगों की और तुम्हारी। सी इज ए फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, यहां पर सी जो आया है कंट्री के लिए, हम देश के लिए सी लगाते हैं, तो सी देश के लिए आया, मतलब इंग्लैंड के लिए आया। इंग्लैंड जो है ना, सी इज ए फैन, फैन जो होता है वो झाग को बोलते हैं, जो जैसे पानी होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे ज्यादातर झोड़ तालाब जो होते हैं उनमें एक कोने पे को पानी जो है ना झाग से आ जाते हैं, और वो झाग इस तरीके से होते हैं कि ना उन पे कुछ आप पैदा कर सकते, पैर लगा दोगे तो नीचे को चले जाएंगे एकदम, तो दलदली सा हो जाता है वो। तो फैन कह रहा है, तो मतलब वो एक तरीके से, अगर कोई चीज देखो, या तो जमीन है उपजाऊ तो वो कुछ काम की है, अगर सारे में ये फैन झाग से ही हो जाएंगे तो वो तो किसी काम के है ही नहीं ना, आप उसे पी नहीं सकते, आप उस पर कुछ बना नहीं सकते, आप उसे जोत नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, फैन झाग तो बिल्कुल बेकार माने जाते हैं। तो इंग्लैंड एक फैन हो चुका है ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स का, जैसे फैन होता है ऐसा है इंग्लैंड आजकल। तो मतलब इसकी तरह है, जब इसकी तरह है तो मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच बना देते हैं कि भाई ये इसकी तरह है। तो सी यहाँ पे इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड एक स्टेगनेंट माने रुका हुआ पानी का जो झाग होता है ना उसकी तरह है। रुका हुआ पानी, पानी में झाग से आ जाते हैं ना, उसी की बात हो रही है, जैसे तालाब वालाब में वो झाग से इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी तरह इंग्लैंड को बताया जा रहा है। तो इसका मतलब इंग्लैंड को बिल्कुल अब ऐसा बोल दिया, अब उपजाऊ नहीं है, मतलब उसकी तुलना कर दी इंग्लैंड की उस झाग से, जो रुके हुए सड़े हुए पानी पे जो झाग सा आ जाता है ना, उस झाग से इंग्लैंड की तुलना की जा रही है। तो मतलब इंग्लैंड तो ऐसा हो चुका है। तो कुल मिलकर के इंग्लैंड बेकार है इस समय, और वो क्या क्या बेकार है इंग्लैंड के अंदर ये भी बताएगा अभी, और फिर ये बताएगा कि हे मिल्टन तुम आ जाओ और इन चीजों को सुधार दो, ये ऐसे करके अपनी पोएम का एंड करेगा। तो कह रहा है सी इज ए फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, का फैन हो चुका है इंग्लैंड, सी यहाँ पे इंग्लैंड के लिए। तो वो तो एक ऐसा जहाज जो रुके हुए पानी पे जहाज से आ जाते हैं ना, ऐसी हालत हो चुकी है इंग्लैंड की। और एल्टर सोड एंड पेन, fireside, the heroic wealth of Hall and Bower have forfeited their ancient English dower of inward happiness। अब ये 4-5 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है जो व्यक्ति है ना, एल्टर वाले, सोड वाले तलवार वाले, पेन वाले कलम वाले, फायर साइड वाले जो फायर के बराबर में कॉमन पर्सन की बात कर रहा है, हीरोइक वेल्थ वाले जो हॉल में बैठते हैं या बावर में बैठते हैं, तो ये भी 2 तरह के पर्सन की बात हो रही है। ये सारे व्यक्ति जो ऊपर वाले हैं, ये कौन कौन है बताऊंगा अभी, फिलहाल तो आप ये समझ लो कि एल्टर, सॉर्ड, पेन, फायर साइड, हीरोइक वेल्थ एंड ऑफ हॉल एंड बावर वाले जो ये है, ये सारे के सारे व्यक्ति इन्होंने फोरफिटेड कर लिया है। फोरफिट होता है कोई चीज छीन लेना, जब्त कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना, देयर एंशियंट इंग्लिश डावर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, जो इनवर्ड हैप्पीनेस थी ना के अंदर, जो आंतरिक खुशी थी, और इंग्लैंड की जो डावरी है, डावरी होता है दहेज में मिला हुआ, मतलब जैसे जो शुरू से ही कहते हैं ना बपोती, स्टार्टिंग से ही हमारे कहते हैं ना भारत की संस्कृति जैसे, तो हमारी जो डावरी में हमें मिला हुआ, इंग्लैंड को जो मिला हुआ है ना, वो सारी चीजें इन्होंने फॉरफिटेड कर रखी है, जब्त कर रखी है, वो सब खत्म हो गई, वो सब इन्होंने जब्त कर ली। तो मतलब इन इंसानों की इनवर्ड हैप्पीनेस, और जो एक संस्कृति थी, जो अच्छाई थी, भलाई थी, जो क्वालिटी थी, वो सब इनकी खत्म हो चुकी है। अब किन किन की खत्म होगी इनकी दोबारा बात करूंगा, फिर दोबारा देखो। वो कहता है कि एल्टर, अब एल्टर का मतलब समझो आप, एल्टर माने होती है वेदी, वेदी से मतलब जैसे हवन कुंड होता है उसे एल्टर कहते हैं। एक एल्टर होता है ALTER, चेंज करना, एक ALTER, एल्टर जो होता है वो हवन कुंड सा कह दो आप। तो वेदी का यहाँ पर मतलब है एक तरीके से साधु संत, जो पंडित, प्रीस्ट, पुजारी,
ये जो होते इस एल्टर से मतलब तो उसका है। सोर्ड माने तलवार, अब तलवार से मतलब किसका है यहाँ पर, जो सूरवीर है, जो सोल्जर है, योद्धा। तो योद्धा, और ये कहाँ के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के प्रिस्ट, इंग्लैंड के योद्धा, सोर्ड और पेन, कलम कौन चलाते हैं, राइटर्स। तो जैसे इंग्लैंड के राइटर्स, अब मैं एक एक को अलग अलग भी कह सकता हूँ कि इंग्लैंड के जो प्रीस्ट है ना, उन्होंने जो डाउरी में मिला हुआ था वो सब जब्त कर लिया, खत्म कर लिया, मतलब उनका उनकी इनवर्ड हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी, और वो अपनी जो डाउरी है या जिस चीज के लिए वे विख्यात है, जैसे साधु संत किस चीज के लिए, वो प्योरिटी के लिए है, सोल्जर लड़ाई के लिए है, और राइटर जो है वो एक मैसेज पहुंचाने के लिए, उन्होंने जो उनकी क्वालिटी थी ना वो सब खत्म कर ली, वे सब जीरो हो चुके हैं। तो वो सब जीरो हो चुके हैं, उन्होंने अपनी डाउरी, अपने आंतरिक चीजें सब फिनिश हो चुकी है, आके किसी तरीके से इनमें जान डाल दो हे मिल्टन, ये कहेगा लास्ट में। तो फिर दोबारा देखो, एल्टर भी, और सॉर्ड भी, तलवार भी, और पेन माने कलम भी। तो कलम से मतलब यहाँ पे वे हो गए जो राइटर्स है, सॉर्ड तलवार सोल्जर्स हो गए, एल्टर से मतलब प्रीस्ट हो गए, फायर साइड से मतलब होता है कॉमन पर्सन, आग के बराबर में, फायर साइड, ये आया कॉमन पर्सन के लिए, आम जनता, आम जनता ने भी का भी काम खत्म हो गया, वो भी मतलब उनमें भी कमी आ गई है, फायर साइड कॉमन पर्सन। द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर, हॉल एंड बावर में रहने वाले हीरोइक वेल्थ, वेल्थ माने तो धन होता है, हीरोइक माने साहसी। तो ये जो बावर में और हॉल में रहते हैं, देखो बावर होता है कुंज, जब भी बावर वर्ड आता है ना कहीं पर, ये होता है फूलों से बना हुआ कमरा, जो कुंज, ये कुंज के लिए आता है। कुंज से मतलब होता है कि जो मतलब जहां पर लेडीज रहने के सेंस में होता है, तो ये लेडीज के लिए आया है, जो सुंदर लेडीज है, जो कोर्ट में दरबार में रहती है। और ये जो हॉल में रहते हैं वो जेंट्स है। तो एक तो कॉमन पर्सन हो गए, एक हो गए दरबार में रहने वाले मेल एंड फीमेल, तो वो लड़के और लड़कियां, वे तो यहाँ पे देखो लड़के लड़कियां जो हीरोइक वेल्थ है, मतलब जो बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं, तो जो हॉल में रहते हैं और बावर में रहते हैं, तो ये तो वे बॉयज एंड गर्ल्स हो गए। फायर साइड कॉमन पर्सन हो गए, तो तीन तो ये हो गए नीचे, और एल्टर, सोर्ड और पेन तीन ऊपर हो गए। तो ये छह जने, छह चीजें, छह में तो पूरा कंट्री हो जाएगा ना भाई, प्रीस्ट भी, सोर्ड माने तलवार, सोल्जर भी, और ये पेन से मतलब राइटर्स भी, फायर साइड में तो बहुत सारे आ गए, सब कॉमन पर्सन आ गए। और ये कॉमन पर्सन से जो ऊपर है, हीरोइक वेल्थ वाले, हॉल एंड बावर में रहने वाले, हॉल माने बड़ा हॉल हो जाता है, दरबार में जो हॉल होता है, बावर माने कुंज, तो वही एक जो लेडीज के रूम होते हैं। तो एक तरीके से अपर क्लास के, मतलब थोड़ा सा हायर क्लास के लेडीज एंड जेंट्स, और कॉमन पर्सन, एल्टर वाले, प्रीस्ट, सोर्ड माने तलवार वाले, सोल्जर और पेन, और जो राइटर्स है, ये सारे के सारे व्यक्ति इंग्लैंड के 1802 वाले, जो 1802 में रहते थे, जिस समय वर्ड्सवर्थ इस पोएम को लिख रहा है, तो उस समय के ये सभी व्यक्ति हैव फॉरफिटेड, ये सारे के सारे कर चुके हैं, फॉरफिटेड जब्त कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं अपनी एंशियंट इंग्लिश डावर, डाउरी, जो इंग्लैंड की जो दहेज में इन्हें मिला हुआ है, मतलब जो इनमें होना चाहिए, सोल्जर में लड़ने का गुण होना चाहिए, जो इनके गुण थे ना, उन्हें ये खत्म कर चुके हैं। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस के, आंतरिक खुशी वाले, इनकी इनवर्ड हैप्पीनेस, आंतरिक कहते हैं ना चेतना, इनकी जो आत्मा, इनकी सबकी आत्मा मर चुकी है, अगर सेंस देखे तो ये बोलना चाह रहा है। ये सारे व्यक्ति, चाहे वो एल्टर वाले, सोर्ड वाले, पेन वाले, फायर साइड वाले, या होल और बावर में रहने वाले, ये छह के छह जो डिपार्टमेंट उसने बोले हैं, इसमें सारे ही व्यक्ति आ गए अगर देखा जाए तो, इन सब की आत्माएं मर चुकी है, एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है, आपको लाइन टू लाइन कहीं पढ़ाना नहीं है ये। तो आप बस इतना समझो, इसकी सेंस ये कि ये सब बेकार हो चुके हैं, इनकी इनवर्ड हैप्पीनेस, इनकी आंतरिक जो सोल थी ना, इट हैज बीन रिमूव, वो खत्म हो चुकी, अब इनमें वो बात नहीं रही। अब वे व्यक्ति ऐसे नहीं रहे, सोल्जर ऐसे नहीं रहे, प्रीस्ट ऐसे नहीं रहे, और राइटर्स नहीं रहे, तो ये सब के सब बेकार हो चुके हैं। तो हे मिल्टन, ऊपर से फिर बोल रहा है मिल्टन, दो शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस, और काश तुम आज होते, इंग्लैंड को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इंग्लैंड जो है ना, वो तो एक रुके हुए पानी का जो झाग होता है ना, जैसे वो बेकार, मतलब बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, तो बैरन हो चुका, बंजर, वो बंजर ही मानो आप उसे, वो बंजर हो चुका, इंग्लैंड उस झाग की तरह है, मतलब उसमें कुछ नहीं हो सकता, बेकार हो चुका है। और इंग्लैंड में रहने वाले एल्टर, सोर्ड, पेन, फायर साइड, हीरोइक वेल्थ ऑफ होल एंड पावर, इन सब की अंतरात्माएं मर चुकी।
ऐसे बोल रहा है कि अब ये सब चीजें बेकार हो चुकी है 1802 का इंग्लैंड। और ये ऐसा क्यों बोल रहा है? वर्ड्सवर्थ ने अभी, ये वहां से आया था फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बड़ा इंपैक्ट था 1789 में, फ्रांस की क्रांति हुई। और वो क्रांति का इंपैक्ट वर्ड्सवर्थ के दिमाग पे इतना छा गया कि उसने जब उन चीजों को अपने इंग्लैंड, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड जुड़े हुए तो है ही, तो इंग्लैंड पे तो बहुत ही ज्यादा असर आ रहा था उस क्रांति का। क्योंकि अब वहां पर चारों तरफ मतलब यही बात थी कि एक वो स्लोगन चल रहा था कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, फ्रीडम इक्वलिटी होनी चाहिए। यही बात कहीं ना कहीं इंग्लैंड में भी टच हो रही थी। मिल्टन, ये वर्ड्सवर्थ तो इतना प्रभावित था कि उसने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन करके एक पोयम ही लिख दी अपनी अलग से, मैं पढ़ा भी चुका हूं उसे। तो कुल मिलाकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और उसके बाद में वर्ड्सवर्थ का जाना फ्रांस में। और फ्रांस में जाने के बाद वर्ड्सवर्थ को जो एहसास हुआ है कि भाई सब कुछ गलत ही हो रहा है, चारों तरफ कितनी त्राही त्राही, मतलब वो टेंशन में था, उसने ये वाली पोयम लिखी। और अपना वो अंदर का जो गोला है ना उसे निकाल दिया, इसमें बाहर कर दिया उसने। और इस तरीके से कहता है कि भाई सब चीजें खराब हो चुकी है मिल्टन, तुम्हारी जरूरत है इस समय इस कंट्री को। अब देखो आगे क्या कहता है। कह रहा है वी आर सेल्फिश मैन। भाई हम तो सेल्फिश हो चुके हैं, हम यहाँ पर, उसने सबके लिए बोल दिया, हमसे मतलब यहाँ हम सब। तो वी आर सेल्फिश मैन, हम सब सेल्फिश है, स्वार्थी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आज के टाइम पे, जैसे हम भी अगर बोले इस पोएम को बनाने लगे अपने इंडिया के ऊपर कि भाई सब स्वार्थी हो चुके हैं, जैसे अब आपको लगता भी होगा सब अपने ऐसे मतलब रख रहे हैं, और कोई नहीं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हो चुके हैं सब। तो वी आर सेल्फिश मैन, हम तो सेल्फिश हो चुके हैं सभी। वी यहाँ पे द पीपल ऑफ इंग्लैंड, जनता जो है हम सब सेल्फिश हो चुके। ओ रेज अस अप, अरे आ जाओ और हमें ऊपर को उठा दो। रेज, रेज अप अस, हमें रेज माने उठाओ, अप माने ऊपर को। हम सब गिर चुके हैं, हम सब बेकार हो चुके हैं, सेल्फिश हो चुके हैं। हे मिल्टन, तुम हमें रेज अप कर दो, ऊपर को उठा दो। इस पोएम को पढ़ते पढ़ते रग्बी चैपल याद आती है, मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक पोयम लिखी थी रग्बी चैपल, जो पर्सनल एलिजी थी, और अपने पिता को याद करता है, थॉमस आर्नोल्ड को, और कहता है संसार बिल्कुल बेकार हो चुका है, हे मेरे पिता तुम कहाँ हो, तुम काश आ जाओ और इन सबको सपोर्ट कर दो। अब तो इंसानों के हृदय जो है ना वो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। ये बोलता है मैथ्यू आर्नोल्ड। और जब उस पोयम को पढ़ते हैं, जब मैं इस पोयम को पढ़ा रहा हूं आपको, तो मुझे इतनी ज्यादा सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, बिल्कुल वही टोन आती है वहां पे भी कि हे मेरे पिता, हे थॉमस आर्नोल्ड तुम आ जाओ, सब कुछ बुरा हो चुका, तुम इनमें दोबारा से जान डाल दो पब्लिक में, तुम जब पहले हुआ करते थे, तुम तो टीचर थे, तुम सबको ज्ञान देते थे, शेफर्ड गडरिया की तरह, तुम जैसे भेड़ को गडरिया ले जाता है ऐसे ही तुम अपने शिष्य को आगे को रास्ता दिखाते थे, तुम्हारी आज जड़ते, तो हे मेरे पिता आ जाओ, ऐसे बोलता है मैथ्यू आर्नोल्ड इन रग्बी चैपल। इन सेम मैनर, when we are talking about this poem, at this time also Wordsworth is also praying, he is also saying that Milton should be here, because Milton, at the time of Milton, at that moment he was writing such type of the works that he was guiding the persons, गाइड कर रहा था, रीडर्स को गाइड कर रहा था, समझ थी उसमें, वो सबको समझा रहा था, उसने बहुत रास्ते दिखाए। तो ऐसे इंसान की आवश्यकता है। तो मिल्टन की तारीफ कर रहा है और कह रहा है, हे मिल्टन तुम आ जाओ, हम सब सेल्फिश हो चुके हैं। ओ अरे, रेज अस अप, हमें ऊपर को उठा दो, रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास दोबारा रिटर्न कर जाओ मिल्टन। दोबारा बुला रहा हो तो कैसे आ जाएगा मरा हुआ? कह रहा है अब 150 साल पहली बात है, वो कह रहा है कि तुम रिटर्न अस, तुम आ जाओ हमारे पास, वापिस आ जाओ। अब वो ऐसे नहीं बुला रहा कि आओ और बैठेंगे बात करेंगे, वो कह रहा तुम आ जाओ, और ये जनता, ये पूरा पब्लिक, ये पूरा इंग्लैंड जो है ना बेकार हो रहा है, इसे आके थोड़ा सा बूम अप कर दो, मतलब इसे उठा दो ऊपर, ऐसे बोल रहा है। वो कहता है और रेज सब हमें ऊपर को उठा दो, रिटर्न टू अस अगेन, दोबारा हमारे पास आ जाओ, एंड गिव अस मैनर्स वर्च्यू फ्रीडम पावर। आ जाओ और हमें दो मैनर्स, हमारे हमें मैनर फिर दोबारा सिखा दो, वर्च्यू पुण्य गुण, फ्रीडम स्वतंत्रता, और पावर ताकत, ये सारी चीज हमें प्रोवाइड करा दो। ये सब पहले तो थी जब तुम थे, सब बेकार हो चुके हैं, हम सेल्फिश हो चुके हैं, सबकी जो अंतरात्मा वो मर चुकी है, दोबारा लौट आओ और हमें वे तौर तरीके, वे वर्च्यू, वे फ्रीडम, वो पावर, इन सब चीजों को किसी तरह से रिस्टोर कर दो, दोबारा आ जाओ, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर दो। तो देखो ये ऑक्टेव था, 8 लाइन है, और 8 लाइन इसकी वही अब्बा अब्बा होती है, ए बी बी ए, राइम स्कीम, बाद वाली राइम स्कीम जो होती है वर्ड्सवर्थ ने, क्योंकि देखो मिल्टन को लिख रहा है तो मिल्टनिक सोनेट ही लिखेगा, ये भी आप बात ध्यान में रखो। तो वो मिल्टनिक सोनेट लिखा है उसने, और
वर्ड्सवर्थ ने, जिसे हम पेट्रार्कन इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, तो उसकी 8 लाइन जो होती है, ऑक्टेव की जो होती है, वो बिल्कुल ए बी बी है, जिसे अब्बा अब्बा हम बोल देते हैं, वो इसकी लाइन। इसकी लास्ट वाली में कुछ भी हो सकता है, तो उसे पूछा भी नहीं जाता कभी भी। तो ये 8 लाइन्स में एक शिकायत है, वो उसने दर्ज कर दी। अब इसका कुछ अल्टरनेट निकालेगा कि भाई अब कैसे हो, और वो ये है, वो मिल्टन की बात को बुला करके भी, मिल्टन तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो बात बताएगा। फिलहाल इस पूरी 8 लाइन में आपने देखा होगा कि एक कंप्लेन सी कर रहा है या एक शिकायत दर्ज कर रहा है कि सब कुछ खराब हो चुका है, इंग्लैंड तो बेकार हो चुका है। इंग्लैंड तो एक वो झाग हो चुका है, जो रुके हुए पानी पे झाग से उड़ जाते हैं ना, उसकी तरह, मतलब बैरन हो चुका है, बंजर है। इट मीन्स अब ये यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब वहां वहां पे रहने वाले सब व्यक्ति सेल्फिश हो चुके हैं, सबकी अंतरात्मा मर चुकी है। हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो स्वॉर्ड तलवार वाला हो, पेन वाला हो, चाहे एल्टर वाला हो, चाहे कॉमन पर्सन हो, चाहे आपके दरबार में रहने वाले लड़के और लड़कियां, वो कोई भी, सब बेकार हो चुके हैं। हायर लोअर सब बेकार हो चुके हैं। तो अब आकर के किसी तरीके से इस कंट्री को आप कंट्रोल कर दो, तो हे मिल्टन तुम वापस आ जाओ। नेक्स्ट स्टेट है इसका 6 लाइन्स का। अब इसमें देखो क्या, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार। कहता है तुम्हारी जो आत्मा थी ना, वो स्टार की तरह थी। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पोयम में से लाइन बहुत बार आती है, कि बताइए ये लाइन कौन सी पोयम की है। एक तो यही वाली आती है, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, ये बहुत बार पूछा गया है। एक ये सेकंड लाइन इसी में ही है, दो हेडेस्ट ए वॉइस स्मूथ साउंड वाज लाइक द सी, ये बहुत चलता है। लास्ट वाली लाइन आ जाती है, या इससे पहले वाला जो हमने करा था, इसमें यहाँ पे ये लाइन आती है, वी आर सेल्फिश मैन और रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। मतलब इसमें से, इस पोयम में से कई बार देखा हमने कि काफी लाइंस जो है वो पूछी जाती है। फिलअप भी आ सकता है, मतलब इनकी इंपोर्टेंट लाइन होती है ये। और ये आ जाता है इसमें, दाई किसके लिए आया है, तो यहाँ पे दाई मिल्टन के लिए आया है। और कौन बोल रहा है, वर्ड्सवर्थ। और ज्यादातर सेकंड पर्सन को यूज किया जा रहा है ना भाई, दाएं से मतलब यू होता है, तो यू होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को यूज किया जा रहा है। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी जो आत्मा थी ना, वो स्टार की तरह थी। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, मतलब स्टार, यहाँ पर पोल स्टार की बात हो रही है, ध्रुव तारा। ये तुलना अब विलियम शेक्सपियर भी करता है अपने ट्रू लव पोयम में, उसके देखो वो भी बोलता स्टार है, लेकिन वो पोल स्टार की बात होती है। पोल स्टार होता है ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा की खासियत होती है कि वो एक तरीके से गाइड के काम आता था, मतलब मार्गदर्शन कराना। वो क्या होता था कि वो डायरेक्शन देता था। हम उसकी अगर हम बात करें, ध्रुव, जो ये पोल स्टार होता है, पोल स्टार की अगर बात की जाए, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान, समुद्र की यात्रा हुआ करती थी उस समय, कोई भी भटक जाता था इधर उधर, तो वो क्या करता था, समुद्र में तो रास्ता पता ही नहीं लगता, पूरब किधर है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन ये जरूर पता है कि अगर एक बार पता लग जाए पूरब सामने है, तो पश्चिम बिल्कुल उसके पीछे मिलेगा, और फिर नॉर्थ इधर और साउथ इधर, तो ये तो हमें पता लग जाता। लेकिन एक दिशा तो पता लगे, चारों तरफ ना कोई घर है, ना कुछ पता लग रहा है। समुद्र की यात्रा हुआ करती थी, कई कई साल चलती थी। ट्रॉय के युद्ध भी नहीं देखा, 10-10 साल तक चल रहे, 10 साल कुछ ऐसी होती है। तो इसी बात को उसने बोला है यहाँ पे, कि भाई तुम पोल स्टार की तरह थे। जब ऐसी यात्रा पे हम जाते हैं ना, तो ध्रुव तारा निकलता है शाम के समय, और जब ध्रुव तारे को देख करके पता लगता है ये नॉर्थ में निकला है, इसका मतलब जिधर ये निकला है उसके बिल्कुल सामने साउथ है, मतलब उसके अपोजिट। और इधर ईस्ट है उसके, जब हम क्लॉकवाइज चलाएंगे उसे, और इधर वेस्ट है। तो ऐसा आइडिया लगता था, तो मतलब वो पथ भ्रष्ट जो हो जाते थे, भटके हुए जो जहाज होते हैं, उन्हें रास्ता दिखाता था पोल स्टार। अगर हम किसी इंसान को स्टार से तुलना कर दे, पोल स्टार से उसकी तुलना कर दे, तो ये सेंस आती है कि तुम भटके हुए को रास्ता दिखाते थे। तो ये कह रहा है, दाई सोल, तुम्हारी आत्मा लाइक ए स्टार की तरह थी, एक पोल स्टार की तरह थी। तो सिंपली फिगर ऑफ स्पीच यूज कर दी उसने, कंपैरिजन कर दिया। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है, तो पोल स्टार से कंपैरिजन है ये, स्टार का एस इसलिए बड़ा बना रखा है। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम तो स्टार की तरह थे। अब स्टार की तरह एक तरह से गाइड करने वाले, पथभ्रष्ट जो व्यक्ति, जो रास्ता भटक चुका है, जो वांडरर है, जो पाथलेस हो चुका है, उसे रास्ता शो करने वाले, गाइड करने वाले थे। तो दाई सोल वाज लाइक ए स्टार। और स्टार की तरह क्यों थी, क्योंकि मिल्टन जो थे उस समय, जो व्यक्तियों को मार्गदर्शन कराते थे अपने वर्क के माध्यम से। तुम्हारी आत्मा एक स्टार की तरह थी एंड ड्वेल्ट अपार्ट। अब वो ड्वेल कर रही है अपार्ट। ड्वेल से मतलब होता है निवास करना, और अपार्ट माने अलग है। अब वो अलग निवास कर रही है, अलग कहाँ, इस भीड़ से अलग है। भाई वो मर चुके हैं, मर के मतलब चाहे स्वर्ग में जहां भी होंगे,
तो अब तुम्हारी आत्मा कहीं और निवास कर रही है, अब तुम हमसे दूर हो। ड्वेल माने निवास करना होता है, रहना होता है, और अपार्ट माने अलग होता है। तो तुम्हारी आत्मा अब अलग है। पहले कभी तुम एक स्टार की तरह थे। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी आत्मा कभी एक स्टार की तरह हुआ करती थी, अब वो अलग ड्वेल कर रही है। अब तुम्हारी आत्मा अलग निवास करती है, अलग है, मतलब जैसे तुम मर चुके हो तो स्वर्ग वगैरह में हो, अब तुम यहाँ नहीं हो। दो हैडेस्ट ए वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, तुम रखा करते थे। दो हेडेस्ट, मतलब हेड माने रखते थे, यू हैड जैसे, तुम्हारे पास थी अ वॉइस, ऐसी आवाज थी, हुज साउंड जिसकी जो ध्वनि थी ना तुम्हारी आवाज की, वाज लाइक द सी, समुद्र की तरह थी। अब देखो दोनों बातों का अब मीन समझ के देखो आप। पहले बात में उसमें बोला कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी आत्मा जो थी ना वो स्टार की तरह थी। इट मीन्स यू वर सच टाइप ऑफ द पर्सन हु गाइड अदर्स, द पर्सन हु हैज फॉरगटन व्हाट टू डू। अगर व्यक्ति भूल गया जिंदगी में क्या करूं, तो तुम उसे गाइड करते थे। यू यूज टू गाइड दोज पर्सन हु हैज नो वे, हु हैड नो वे, जिनका कोई रास्ता नहीं होता था, तुम उन्हें मार्गदर्शन करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे, क्योंकि तुम जो थे ना स्टार की तरह थे। एक लाइन में तो ये बात कर। अब तुम्हारी आवाज कैसी थी, समुद्र की दहाड़ की तरह थी। अब समुद्र की आवाज से तुलना किसी की आवाज की अगर कर दे, तो उसकी सेंस ये आती है, मतलब जैसे समुद्र की आवाज होती है दहाड़ बहुत तेज, मतलब वो किसी को भी जगा देने वाली। मतलब अगर कोई व्यक्ति मतलब इग्नोर है, अज्ञानी है, सोया पड़ा है, उसे जगा देना। और एक ऐसी आवाज जो एकदम दूसरों तक इजीली पहुंचे और उन्हें मैसेज दे। तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आवाज थी, समुद्र वाली आवाज, मतलब एक दहाड़ थी, और तुम्हारी आवाज को पब्लिक सुना करती थी। तो तुम्हारी ऐसी आवाज भी थी, और तुम एक स्टार वाली, तुम्हारी सोल जो थी वो स्टार की तरह थी, पोल स्टार की तरह। प्योर एज द नेक्ड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री, सो डिडस्ट दो ट्रेवल ऑन लाइफ कॉमन वे। तुम बिल्कुल प्योर थे, शुद्ध, कपट नहीं था कोई भी। एज ऐसे थे, फिर सिंपली यूज कर रहा है, जैसे नेक्ड हेवन होता है। हेवन माने स्वर्ग, स्वर्ग से मतलब यहाँ पे आकाश से है। और नग्न से मतलब होता है जब आकाश में बादल नहीं होते। तुमने देखा होगा जब बादल से रहित आकाश को देखोगे, कितना साफ, दिन में अगर आप देखो तो ऐसा लगता है बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर, जो इमेज होती है बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो ये बोल रहा है कि प्योर, तुम ऐसे शुद्ध थे जैसा एक नेक्ड हेवन होता है या स्काई होता है। मैजेस्टिक थे, शानदार थे, फ्री थे, स्वतंत्र थे। सो डिडेस्ट दो ट्रेवल ऑन लाइफ कॉमन वे, ऐसे तुमने ट्रेवलिंग करी अपनी जिंदगी के कॉमन वे पर, मतलब तुम साधारण रास्तों पर इजीली, मतलब ऐसे चलते थे, मतलब तुम कॉमन वे, कोई ज्यादा तुम राजा महाराजा नहीं थे, और साधारण जिंदगी जीने वाले, और बड़े मैजेस्टिक, शानदार, फ्री, स्वतंत्र, और बिल्कुल छल कपट ना होते हुए प्योर, बिल्कुल ऐसे आपने अपनी जिंदगी की ट्रेवलिंग करी। तो देखो मिल्टन की तारीफ कर रहा है वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा है। तुम तो पोल स्टार की तरह थे, तुम्हारी आवाज में वो दहाड़ थी, वो जान थी, जो समुद्र की आवाज में होती है। इसका मतलब तुम्हारी आवाज सब तक पहुंचती थी। और आवाज उसकी कौन सी थी, वो लिखा करता था। कोई आवाज यहाँ पे सिंगर नहीं था वो, या वो ऐसे कोई टीचर होकर के किसी को डांटने वाला, ऐसी आवाज नहीं थी। उसकी आवाज से सेंस आ रहा है उसके लिखने, कलम की जो ताकत थी। तो तुम्हारी आवाज ऐसी सारी जगह गूंजती थी, और तुम एक स्टार की तरह थे। इसका मतलब दूसरों को रास्ता दिखाने वाले थे, तुम्हारी आवाज सब तक पहुंचती भी थी। और तुम इतने पवित्र और इतने अच्छे थे, बिल्कुल ऐसा जैसे साफ बिल्कुल स्काई होता है। मैजेस्टिक थे, शानदार थे, फ्री थे, स्वतंत्र थे, किसी का दबाव नहीं था। मिल्टन दबाव मानता भी नहीं था। सो डिडेस्ट द ट्रेवल ऑन लाइफ कॉमन वे, ऐसे तुमने जिंदगी के साधारण रास्तों की ट्रेवलिंग करी। तो तुम तो ऐसे थे। इन चेयरफुल गॉडलीनेस, तुम हमेशा चेयरफुल रहते थे, खुशहाल। गॉडलीनेस से मतलब होता है, जैसे गॉड यहाँ भगवान के लिए होता है, तो मतलब एक डिवाइन, एक पवित्र तरीके से, मतलब बिल्कुल खुशहाल रहते थे, तुम्हें कोई चिंता नहीं थी किसी भी तरीके की। और चेयरफुलनेस, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से चेयरफुल रहते थे हमेशा, चाहे कोई भी रास्ते हो, कॉमन वे पर भी। एंड येट, फिर भी, द हार्ट, तुम्हारा जो दिल था, तुम ऐसे रहते थे, तुम्हारा हर्ट द लवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड, जो लवलीस्ट से मतलब होता है लो, निम्न प्रकार के कर्तव्य। ड्यूटी मतलब छोटे छोटे कार्य, ऐसा नहीं छोटे छोटे चाहे तुच्छ कार्य, गरीबों से जुड़े हुए छोटे कार्य, तुम सारे ड्यूटीज में ऑन हर सेल्फ डिड ले। तुम्हारा हर्ट छोटे छोटे कार्य जो होते थे ना,
उस पे ले माने पड़ा रहना, स्वयं उसके ऊपर पड़ा रहता था। मतलब तुम हार्ट से, दिल से करते थे छोटे छोटे कार्य भी। मतलब तुम्हारे लिए कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं था, और कोई छोटा निम्न कार्य भी तुम हृदय से किया करते थे। तो तुम तो ऐसे थे मिल्टन, काश तुम वापस आ जाओ और दोबारा से इस इंग्लैंड के व्यक्तियों में जान भर। क्योंकि अब एवरीथिंग हैज बीन डेमोलिश, सब कुछ डेमोलिश हो चुका है। मतलब सब डिस्ट्रॉय हो गया। जो इनवर्ड, जो अंतरात्मा थी, जो हैप्पीनेस थी, वो सब चली गई। तो मिल्टन सब सेल्फिश हो चुके हैं। तुम कैसे आ जाओ, तुम्हारी आवाज में दहाड़ थी, तुम तो एक पॉलिश स्टार की तरह थे। तुम बिल्कुल पवित्र थे, स्वतंत्र थे। हर काम को, छोटे बड़े काम सब हंसी से खुशी से किया करते थे। और तुम्हारे लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं था। तो मिल्टन, अगर तुम इस समय आ जाओ, इन सबको शिक्षा दे दो, इन्हें सबको ज्ञान, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं, उन्हें किसी तरीके से तुम गाइड करके उन्हें उनके टारगेट पे पहुंचा दो। तो मिल्टन का इस तरीके से प्रेयर कर रहा है। और वर्ड्सवर्थ, और 1802, लंदन 1802 पोयम लिखी उसने। इसका मतलब लंदन की स्थिति 1802 में कैसी थी। तो वो चीज बताई है वर्ड्सवर्थ ने, बखूबी बताया है। और बहुत ही बेहतरीन इसकी पोयम है ये, इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। और इस पे से क्वेश्चन बन जाता है, आते हैं, आए हुए हैं कितनी बार। इसके क्वेश्चंस को मैं आपको क्वेश्चन वाली वीडियो में करा दूंगा। फिलहाल ये टेक्स्ट वाइज है, और इसमें सारी बात आ भी चुकी है। अब ज्यादा क्वेश्चन बचते भी नहीं है। जब एक बार पोयम अगर हम पढ़ लेते हैं ना अच्छे तरीके से, तो फिर क्लियर हो जाती है सारी चीजें। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन वाली वीडियो बनाते हैं, इससे जो नेक्स्ट वीडियो